अब हम बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहली बात तो कि ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आयोडाइड होते हैं और जो ब्रोमाइड होते हैं, मतलब एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल ब्रोमाइड जो होते हैं, वो अगर सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट से एक्सपोज होते हैं तो वो कुछ कलर शो करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कि स्वीट स्मेल में होती, स्मेल स्वीट स्मेल, ठीक है, मीठी सी गंध होती है इसकी। फिर उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास डेंसिटी। तो ये वाटर से थोड़े से हैवी होते हैं, heavier than water, heavier than water। फोर्थ आता है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, अगर हम एल्केन लें, मैंने CH4 लिया, ठीक है, इसका अगर मैं एल्काइल हैलाइड बनाती हूँ लाइक CH3Cl बनाऊंगी, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हमेशा अपने जो पेरेंट चेन होगा उससे ज़्यादा ही होगा। क्यों ज़्यादा होगा? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात कि इसमें है ना क्लोरीन लगा है हाइड्रोजन की जगह, तो मोलर मास बढ़ गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि ये मैंने आपको बताया कि RX बॉन्ड जो होता है वो पोलर इन नेचर होता है। यहाँ पे X पे पार्शियल नेगेटिव, R पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो ऐसा ही कोई एक और RX प्रेजेंट होगा, कोई एक और RX प्रेजेंट होगा, और इनके बीच में क्या होता है, वंडर वॉल अट्रैक्शन होने लगते हैं। तो इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, अगर हमको इसको बॉईल करना है तो इस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। तो इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब हमको यहाँ पे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसलिए जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो हमेशा पेरेंट चेन से ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ये वाला अगर हेलोजन बढ़ता जाएगा, मान लो CH3Cl से डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा CH3Br का, ठीक है, क्योंकि मोलर मास बढ़ रहा है। तो इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ये जो है वाटर में लो सॉल्युबल है, लो सॉल्युबल है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबल है, मोर सॉल्युबल है। क्योंकि देखो, हमें एक तो वाटर में अगर उसको डिसॉल्व करना है तो एक तो हमें RX बॉन्ड के जो वंडर वॉल इंटरेक्शन है उनको ब्रेक करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है उनको, उसको भी अलग करना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे वाटर में HOH के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इस बॉन्डिंग को भी तोड़ना पड़ेगा, और प्लस RX के साथ जो वंडर वॉल इंटरेक्शन है इसको देना पड़ेगा। तो इन दोनों को ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ ज़्यादा एनर्जी लगती है। और ये जो वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं इसीलिए, और लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसमें हम पढ़ेंगे SN1, SN2, E1, E2, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, नेचर ऑफ बॉन्ड पढ़ लिया, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब पढ़ लिया हमने। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो इसमें तीन तरीके की रिएक्शंस केमिकल इस एल्काइल हैलाइड्स पे देखी जाती हैं। कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं वो तीन? पहली होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी होंगी एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस। और तीसरी होगी रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। तो हम पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कितने टाइप की होती है, सब डिस्कस करते हैं। देखो, तो
सबसे पहले देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो, जब कोई हमने एक सब्सट्रैक्ट लिया और अटैकिंग रिएजेंट उस सब्सट्रैक्ट में प्रेजेंट किसी एक ग्रुप को किसी एक दूसरे ग्रुप से सब रिप्लेस कर दे, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि यहाँ पे मैंने कोई XY लिया, यहाँ पे मैंने कोई XY कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड पे मैंने PQ रिएजेंट, कोई PQ रिएजेंट अटैक करवाया, इसमें से ये जो Q है वो इस X पे अटैक करके Y को बाहर कर दे और खुद XQ बना ले और यहाँ पे Y एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाए, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन मतलब कि सब्स्टिट्यूट कर देना, पहले से जो प्रेजेंट है उसको भगा के खुद वहाँ बैठ जाना, तो ये होती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल या लिविंग ग्रुप को वहां से हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा, तो हम उसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। देखो, जैसे हमने अब हमें एल्काइल हैलाइड पे देखना है, तो RX एल्काइल हैलाइड हमारे पास सब्सट्रैक्ट हो गया, और अगर मैं यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आऊँ, वो न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, मतलब इस R पॉजिटिव और डेल नेगेटिव में इस सेंटर पे अटैक करे और यहाँ से इस X को बाहर कर दे, तो X एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और R से अब कौन जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो इस बार जो सब्स्टिट्यूशन है वो किसी न्यूक्लियोफाइल ने किया है, इसलिए हम इस सब्स्टिट्यूशन को बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्लियर है? अब देखो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, एक हल्की सी नजर उस पर मार लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स, तो देखो फाइल्स मतलब, तो न्यूक्लियोफाइल्स तो सबसे पहले फाइल मतलब तो होता है लवर। ठीक है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस लवर, और न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कि ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज पसंद करती है। पॉजिटिव चार्ज कौन पसंद करेगा? जो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट कौन करता है? नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हम न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। कौन सी स्पीशीज? न्यूक्लियोफाइल होती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे स्पीशीज होती हैं जो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करती हैं, हम देख लेते हैं। जैसे देखो NaOH मतलब OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, और आपको उसको किस फॉर्म में मिलेगा? आपको OH माइनस के फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आयनिक फॉर्म में वो लोग कभी भी हमको अटैकिंग रिएजेंट या सब्सट्रैक्ट लिख के नहीं देते हैं, क्योंकि आयनिक फॉर्म अनस्टेबल होता है। तो आपको वो किसके साथ मिलेगा? NaOH के साथ मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ROH में OR माइनस, वो किसके साथ मिल सकता है? आपको ROH के साथ मिल सकता है। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद NH3 है, तो इसमें ये NH3 तो आपको एज इट इज दे सकता है। NR2 है, वो भी आपको एज इट इज दे सकता है। ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे आपको CN माइनस दे सकता है, वो KCN हो गया। और अगर आपको यहाँ AgCN दिया है तो फिर वो होगा C माइनस और ये CN माइनस। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको KNO2 दिया है तो आपके पास यहाँ पे कौन होगा? ONO होगा। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा नाइट्राइल। ठीक है, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आइसोसाइनेट, ये बनाएगा साइनेट, ये बनाएगा एमाइड, सॉरी एमीन। ठीक है, इस तरीके से। और हाँ, इसी का एक देखो AgNO2, तो इसमें होगा NO2 और ये बनाएगा नाइट्रो।
ठीक है। ये कुछ न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज थी। देखो इसमें ये जो इस साइड जो दी हुई है वो सारी हमारे पास कौन सी है, अटैकिंग स्पीसीज है, वो सारी क्या करेंगी, अटैक करेंगी। और ये इस साइड जो दिया है वो इनका आप ऐसा कह सकते हो कि ये उनका सॉल्वेंट है, क्योंकि इस अकेले तो वो देंगे नहीं, अकेले ये सिर्फ स्पीसीज लिख के नहीं देंगे, आपको इसके साथ देंगे। अगर NaOH देंगे तो उसमें से आपको OH माइनस निकाल के एज अ न्यूक्लियोफाइल उसको रिएक्ट करवाना है। उसके बाद आपको अगर ROH दिया तो RO माइनस को आपको अटैक करवाना है। इस तरीके से आप करवा सकते हैं रिएक्शन, ठीक है। तो देखो अब हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमने न्यूक्लियोफाइल समझ लिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ लिया, अब दोनों का एक बार मिक्सचर देख लेते हैं। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो अगर न्यूक्लियोफाइल किसी सब्सट्रेट में से लिविंग ग्रुप को बाहर कर रहा है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। ये दो टाइप की होती है। कौन कौन से दो टाइप होते हैं इसका, एक होता है इसका SN2 टाइप मैकेनिज्म और एक होता है इसमें SN1 टाइप मैकेनिज्म। देखो दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है SN1 SN2, तो इनको आपको ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले जो SN2 है, SN2 जो है वो हमारे पास एक सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। कैसे है सिंगल स्टेप? SN2 अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो 2 लिखा है मतलब वो 2 स्टेप रिएक्शन है, नहीं वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। 2 क्या स्टैंड करता है यहाँ, 2 है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और ये कैसी है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है प्लस फर्स्ट ऑर्डर है। कैसी है, बस ये 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बस, ठीक है। इसमें ओनली 1 ट्रांजिशन स्टेट, ओनली 1 ट्रांजिशन स्टेट, इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट, 2 ट्रांजिशन स्टेट, हमको 2 ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। इसमें जो है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसमें क्या होता है, इसमें रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सर बनता है, रेसिमिक मिक्सर बनता है। तो ये तो मैंने इनमें डिफरेंस लिखवा दिया ताकि आपको पहले से क्लियर हो जाए कि ये दोनों क्या है। सिंगल स्टेप है मतलब कि एक कंसर्टेड मैनर में ये रिएक्शन होगी, एक बारी में न्यूक्लियोफाइल आएगा, सीधा अटैक करेगा और उधर से लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो ये पूरी 1 स्टेप प्रोसेस होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, इसमें सबसे पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, कार्बोकेटायन बनता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन हो गई। उसके बाद ये कैसी है, सेकेंड ऑर्डर, SN2, 2 रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इट मीन्स कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड एज वेल एज ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इट मीन्स कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सब्सट्रेट जो एल्काइल हैलाइड आपने लिया है उसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उस पर भी डिपेंड करे, उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी। जैसे कि अगर मान लो मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया है और उसके बाद में OH की उस पर अटैक करवा रही हूँ, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं OH की कंसंट्रेशन को थोड़ा बढ़ा या घटा दूँ तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसमें भी चेंज आ जाएगा, या मैं मिथाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन को थोड़ा घटा या बढ़ा दूँ तो रेट ऑफ द रिएक्शन में चेंज आ जाएगा, मतलब दोनों पे डिपेंड कर रही है। इसलिए वो ये जो 2 है मैं पहले यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये 2 क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे भी 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिनोट करता है, इसलिए मैंने बोला ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसमें ओनली 1 ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। इसमें क्या होता है, एक बारी में सीधा, मैं ग्राफ में अभी समझाऊंगी, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। ग्राफ में एक बारी में एक न्यूक्लियोफाइल और
लिविंग ग्रुप की एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक बार जब लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है तब की, और एक बार न्यूक्लियोफाइल जब आ रहा होता है तब की 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उसके बाद इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें क्या होता है, हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, आर कॉन्फ़िगरेशन, एस कन्फर्मर, आर कन्फर्मर। तो उसमें अगर आर है, आपने सब्सट्रैक्ट आर लिया है तो आपको प्रोडक्ट एस मिलेगा, आपने एस लिया है तो आपको प्रोडक्ट आर मिलेगा। इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। और इसमें अगर आपने आर लिया है तो आपको आर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एस भी मिलेगा, और दोनों कभी कभी इक्वल अमाउंट में मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे रेसिमिक मिक्सर मिलता है। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो अब डिटेल में डिस्कस करते हैं दोनों को। SN2 पहले डिस्कस कर लेते हैं, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई ये सबसे पहले तो सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। दूसरी चीज की ये कि यहाँ पे ओनली 1 ट्रांजिशन स्टेट, ओनली 1 ट्रांजिशन स्टेट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो कैसे, मान लो मैंने यहाँ सब्सट्रैक्ट लिया मिथाइल क्लोराइड, मैंने CH3Cl लिया। ठीक है, ये बॉन्ड पोलर है, मुझे पता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। अब मैं अगर यहाँ क्या करूँ, NaOH या फिर हाँ चलो NaOH की रिएक्शन करवाती हूँ। ठीक है, NaOH की रिएक्शन करवाऊंगी। तो इस केस में क्या होगा, OH माइनस इस सेंटर पे अटैक करेगा और ये यहाँ से लीव कर जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा CH3OH प्लस Cl माइनस। अब इसकी हल्की सी मैकेनिज्म देखो ये कैसे होती है। इसकी अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो ये हमारे पास कार्बन था, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था। ये थोड़े और अच्छे से बनाओ। तो यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, और यहाँ क्लोरीन था। इस केस में जो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रॉम बैक साइड से अटैक करता है। जैसे जिधर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है उसकी अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो OH माइनस कहाँ से, यहाँ से अटैक करेगा। देखो इस बॉन्ड के बनने से जो होमो बनता है, इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन उसके लूमो में डोनेट करेगा। ये बहुत हाई लेवल की बात है, इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ ये समझो कि ये जो अटैक होता है वो बैक साइड से होता है। तो ये जो अटैक है वो इस पे होगा, और यहाँ से ये जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जिसको हम आइसोलेट नहीं करते रिएक्शन में, लेकिन हम मैकेनिज्म समझाने के लिए यूज करते हैं। तो वहाँ ये कार्बन तो वैसा ही वैसा रहेगा, यहाँ से ये Cl जो है वो जा रहा होता है, OH है जो जुड़ रहा होता है, और बाकी 3 हाइड्रोजन तो जैसे लगे थे वो लगे ही होते हैं। ठीक है, तो ये होती है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो इस साथ से दिखाओ, इस साथ से, हाँ देखो इधर ये सारे हाइड्रोजन इस साइड में लगे हुए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, हाँ ठीक है। देखो इस साइड में ये सारे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन से मान लो ये 4 है, समझो कि 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस साइड क्लोरीन लगा हुआ है। जब ये इधर से न्यूक्लियोफाइल आता है तो जैसे ये देखते हैं हाइड्रोजन की है ना कोई आ रहा है, मतलब कुछ तो डिस्टरबेंस आ रही है, तो ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको ऐसे पलटा लेते हैं। ठीक है, ऐसे पलटा लेते हैं, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाता है और यहाँ से क्लोरीन बाहर हो जाता है। ये बात समझ में आई। इस तरीके से यहाँ से क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये हाइड्रोजन अपने आप को इस साइड में कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। जैसे आपने देखा होगा जब बरसात के दिनों में हम छाता लेके निकलते हैं, तो अगर बारिश हो रही होती है तो ठीक है, लेकिन बारिश के साथ अगर हवा चल रही है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होता है, हमारी जो छतरी है वो ऊपर उड़ जाती है। मतलब हम छतरी ऐसे लेके चलते हैं, लेकिन वो छतरी जो है वो ऊपर उड़ जाती है, हम पूरे भीग जाते हैं। तो वहाँ क्या हुआ, उससे बिल्कुल जैसे छतरी उल्टी, उसकी मैकेनिज्म आपको समझ में आ रही है कि छतरी क्या होगी, ऐसी जो छतरी थी वो ऊपर उलट जाएगी, पूरी छतरी ऐसी बन जाएगी। जो छतरी ऐसी थी वो छतरी कैसी बन गई, अब ऐसी बन गई। मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, ऐसी छतरी थी। ठीक है, देखो कुछ तो था ऐसा छतरी, ये छतरी थी। ये छतरी क्या होती है, जब पलट जाती है,
ये छतरी जब, रुको यहाँ से बताती हूँ, यहाँ से ये ऐसी छतरी थी, ठीक है, यहाँ पे ये छतरी थी, फिर यहाँ से हवा आई और ये छतरी क्या हुआ, पलट गई, तो ये छतरी फिर ऐसी हो गई, इस तरीके से पलट जाती है। तो उसी तरीके से सेम क्या होता है, ये वाले जो हाइड्रोजन है वो अपने आप को इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं और लास्ट में जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है। ये तो आप देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन चले थे और ये इधर साइड हो गए, मतलब ये क्या हो गए, इन्वर्ट हो गए। तो इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो हाइड्रोजन पहले इस साइड थे वो उस साइड चलेगा, इस वजह से क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है और इसीलिए हमने क्या बोला था, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। प्लस ये सिंगल स्टेप है, एक ही स्टेप में ये मैकेनिज्म हुई है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ये SN2 होती है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ देखो कि अगर मैं क्या करूँ, इस कार्बन पे हिंड्रेंस बढ़ाती जाऊँ, मतलब कि अभी मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिया था, यहाँ हाइड्रोजन लिया था, यहाँ हाइड्रोजन लिया था, यहाँ Cl लिया था। अब इसके साथ में क्या करूँ कि इस कार्बन पे Cl, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, फिर इस एक हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप लगा दूँ, फिर इसके अपने हाइड्रोजन और अपने हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से। और फिर मैं क्या करूँ, इस Cl लगाऊं और एक दो हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप लगा दूं, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 ग्रुप लगा दूं। मतलब बेसिकली मैं उस कार्बन पे हिंड्रेंस बढ़ाती जा रही हूँ। इसके बाद मैं आगे क्या करूँ, एक और, मतलब तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तीनों जगह CH3 ग्रुप लगा दूं, ठीक है। इस तरीके से मैंने तीनों जगह CH3 ग्रुप लगा दिया। तो आप देखो कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, हर जगह न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना है, ये फिक्स है। तो यहाँ से जब वो अटैक करेगा तो उसके पास हाइड्रोजन छोटे छोटे एटम होंगे, तो ऐसे कोई बहुत विशेष हिंड्रेंस नहीं होगी, तो वो आसानी से अटैक कर पाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे OH माइनस का अटैक करवाऊँ तो इसको इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी दिक्कत होगी इस CH3 की वजह से, इस CH3 की स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसको कुछ दिक्कत होगी। लेकिन वैसे ही अगर मैं क्या करूँ, इस OH को यहाँ अटैक करवाऊँ, यहाँ अटैक करवाऊँ, तो देखो जैसे जैसे यहाँ से यहाँ जाती जाऊंगी, मतलब मैं जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करूंगी, मेरे पास हिंड्रेंस बढ़ रही है। और ये मिथाइल है, ठीक है, और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो जैसे जैसे मैं मिथाइल से 3 डिग्री की तरफ बढ़ती जाऊंगी, हिंड्रेंस बढ़ती जा रही है और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो डिसफेवर होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ वो आएगा तो उसको थोड़ी धक्का मुक्की करनी पड़ेगी इन हाइड्रोजन के साथ। यहाँ तो बेचारे के पास जगह ही नहीं, और यहाँ तो वो देख के भाग जाएगा कि यहाँ तो मुझे अटैक करना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है सब्स्टिट्यूशन, वो उस हिंड्रेंस को देख के बाहर वापस भाग जाएगा। तो जैसे जैसे हम मिथाइल से 3 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा रेट किस में होगी, सबसे ज़्यादा रेट होगी मिथाइल में, सबसे ज़्यादा रेट होगी मिथाइल में, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री में। तो ये था ऑल अबाउट SN2 रिएक्शन। अब हम बढ़ते हैं SN1 रिएक्शन। देखो तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, देखो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन, इसका बैकग्राउंड, SN1 रिएक्शन मतलब कि ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, घटा दूं, कुछ कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। दूसरी चीज, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। कैसी है, 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन है। उसके बाद इसमें हमको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है, रेसिमिक
मिक्सचर मिलता है। ठीक है, ये हो गई बात। इसमें सबसे पहले हमने कोई ग्रुप लिया, मैंने यहाँ कोई R ग्रुप लिया, ठीक है, उस R को मैं X के साथ जोड़ा है और यहाँ पे हम कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में, ये स्टेप रिवर्सिबल होती है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले ये X ग्रुप बाहर जाएगा और यहाँ R पॉजिटिव और X नेगेटिव बन जाएगा, मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। फिर इस कार्बोकैटायन पे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और फिर हमारे पास R न्यूक्लियोफाइल बनेगा, मतलब कि ये एक स्टेप दो स्टेप। तो ये कैसी स्टेप है, कैसी रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर है। इसके केवल इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड, इसकी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3Cl। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो Cl वाला बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो एक हमको ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। कब, जब ये Cl बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो ये हमको ट्रांजिशन स्टेट मिली। फिर यहाँ पे फाइनली जाके CH3 प्लस बन जाएगा। ठीक है, फिर CH3 प्लस न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो हमको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी जब CH3 प्लस से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा, CH3 प्लस से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा, तो ये हमको मिलेगी ट्रांजिशन स्टेट 2। क्या मिलेगी, ट्रांजिशन स्टेट 2। फिर फाइनली जाके हमको क्या मिलेगा, CH3 और ये न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें देखो सबसे पहले, इसमें ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें डिपेंड करेगी, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जैसे जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इसमें मिथाइल लूँ, फिर 1 डिग्री लूँ, 2 डिग्री लूँ, 3 डिग्री लूँ, तो आपको पता है कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो जस्ट रिवर्स हो जाएगी SN2 के। ठीक है, जस्ट रिवर्स होगी SN2 की, रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट रिवर्स होगी SN2 के। अब एक चीज़ इसमें और समझो, वो क्या है, वो है रेसिमिक मिक्सचर कैसे मिलता है। तो जैसे देखो, आपको पता है, मैंने सबसे पहले बताया था कि ये जो कार्बन है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल होगा, ये कार्बन हमारे पास कैसा होगा, टेट्राहेड्रल कार्बन होगा। ठीक है, जब इस टेट्राहेड्रल कार्बन से अगर मैं X निकाल दूंगी तो वो क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन बना लेगा, वो कार्बोकैटायन बना लेगा, प्लस वो एक प्लेनर फॉर्म में चला जाएगा, और कार्बोकैटायन बना लेगा। ठीक है, इसमें देखो अब एक बात, जब लिविंग ग्रुप इस साइड लगा था SN2 में और न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर रहा था, ये वाले सारे ग्रुप इधर हो जा रहे थे, तो हम कह रहे थे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अभी क्या है कि ये यहाँ पे ऐसे ये सारे हाइड्रोजन्स लगे, ये लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ऐसे इस केस में ये लिविंग ग्रुप चला गया, जब ये इसने क्या कर रखा था, इस लिविंग ग्रुप ने इनको ऐसे धक्का देके, मतलब इनके ऐसे कमर तोड़ के और इनको ऐसे रखा हुआ था। ठीक है, जब ये लिविंग ग्रुप चला गया तो ये सारे के सारे, जैसे देखो जैसे जैसे ये जाता है ये सारे के सारे एक प्लेन में आने लगते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे देखो ये था, ये Cl है, ठीक है, और ये सारे हाइड्रोजन्स हैं। तो जैसे जैसे ये Cl जा रहा है, और ये देखो ये सारे के सारे कैसे हो रहे हैं, प्लेन में आ रहे हैं। यहाँ फिर से देख लो एक बार, ये हमारा कंपाउंड था, जैसे जैसे Cl जा रहा है वैसे वैसे ये सारे के सारे कैसे हो रहे हैं, प्लेन में आते जा रहे हैं। ये एक प्लेन में आ गया मेरा हाथ, पहले ऐसा था, पहले ये 2 प्लेन में था, 3D में था, अभी ये एक प्लेन में आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे ही ये लिविंग ग्रुप जाता है ये सारे के सारे एक प्लेन में आ गए, ये एक प्लेन में आ गए।
अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ से अटैक किया तो हम क्या बोलेंगे कि ये लिविंग ग्रुप की अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ से अटैक किया तो हम बोलेंगे कि ये सेम साइड से अटैक किया है, मतलब कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अगर अपोजिट साइड से किया, अपोजिट साइड से किया तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। और अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक सेम साइड से किया तो क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल होते हैं, इसलिए अगर मान लो पहले हमने ये R लिया था, ये R लिया था, तो यहाँ आपको S मिलेगा, यहाँ R मिलेगा, ये 50% मिलेगा, ये भी 50% मिलेगा, और दोनों मिला के क्या बना लेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। दोनों मिला के बना लेंगे रेसिमिक मिक्सचर। तो ये आपको SN1 और SN2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स हैं वो भी SN1 से जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CN, ठीक है, तो ये एलाइलिक हैलाइड है। जब इस एलाइलिक हैलाइड से ये यहाँ से लीव करेगा और हम देखें CH3 CH CH CH2 पॉजिटिव, तो इस कार्बोकेटाइन को क्या है, इस रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी मिल रही है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, एलाइलिक और कभी कभी या मोस्टली एलाइलिक और बेंजाइलिक जो है, बेंजाइलिक मतलब जैसे देखो ये बेंजीन है और इसके CH2 पोजीशन पे फिर यहाँ कोई X लगा है तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या होता है, ये भी रिएक्शन किसके थ्रू जाती है, SN1 के थ्रू जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये हमारा SN1 SN2 दोनों क्लियर हो गया। डिफरेंस मैंने पहले ही लिखवा दिया था। ग्राफ देखो, सबसे पहले मैं यहाँ देखती हूँ, ये SN2 का ग्राफ, ये SN1 का ग्राफ। यहाँ पे हम लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पे हम लेते हैं एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ली एनर्जी। तो हम सबसे पहले यहाँ हमारा सब्सट्रैक्ट होता है, सब्सट्रैक्ट की एनर्जी सेम होती है। इसके बाद यहाँ पे केवल हमको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है और एक हमारा प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ प्रोडक्ट हो जाता है, यहाँ सब्सट्रैक्ट हो जाता है, यहाँ आपको एक TS मिलती है। वो TS में क्या होता है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जो है वो जुड़ रहा होता है और लीविंग ग्रुप निकल रहा होता है, लीविंग ग्रुप निकल रहा होता है। ये ट्रांजिशन स्टेट आपको मिलती है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है जिसमें लीविंग ग्रुप निकल रहा होता है, फिर इंटरमीडिएट मिलता है, फिर दूसरी ट्रांजिशन स्टेट मिलती है जब लीविंग ग्रुप जुड़ रहा होता है, फिर आपको प्रोडक्ट मिलता है। ये TS1 है, ये TS2 है और ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। तो देखो TS1 में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप जा रहा होता है, तो ये TS1 है। उसके बाद देखो कार्बन हाइड्रोजन 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 से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है, तो वो हमारी TS2 है। और इन दोनों के बीच में एक स्टेप बनती है विच इज कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेप। वहाँ क्या बनता है, वहाँ बनता है कार्बोकेटाइन। तो यहाँ हाइड्रोजन 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 और कार्बोकेटाइन। तो इस तरीके से हमें ये दो ग्राफ मिलते हैं। मैंने इसमें बताया आपको
इसमें एक ट्रांजिशन, ये जो हम कहलाता है ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें भी ये 2 ट्रांजिशन स्टेट है और ये जो है ये हमारा इंटरमीडिएट है। ट्रांजिशन स्टेट से इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम स्टेबल होती हैं, इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में। तो ये SN1 था, SN2 था, दोनों मैंने समझा दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसके पहले इसके हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल।